इसे जो है चलने दो बच्चे अब। अच्छा स्प्लिट कर दें क्या? चलो, ये बात सही कही बच्ची ने। ये पीडीएफ रीडर किसने करा ये? नहीं, अभी अभी किसने किया? तो क्यों ओपन किया भैया? डब्ल्यूपीएस ओपन करना था ना। अब बैक जाएगा किससे तो ये? रुको एक बार। छोटे बच्चे रुको। हम्म, हम्म, अ, ये लो। दोनों दोनों पार्ट जो है वो एक साथ चलेंगे। ठीक है। तो दोनों पार्ट जो है आ रहा है ये भी। रुको, ओपन नहीं किया लगता है। सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको एक बार। हाँ, फर्स्ट अपने को वही खोलना पड़ेगा। चलो, अब डिस्कस करते हैं ना। अब हम करते हैं इसको डिस्कस। जो मोशन इन वन डायमेंशन है, मोशन इन वन डायमेंशन है, वो हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पे, है ना। इधर रख दो इसको एक बार। मोशन इन वन डायमेंशन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था। सीधा अपन मोशन इन टू डायमेंशन के ऊपर आएंगे। मोशन इन टू डायमेंशन, ये रहा। मोशन इन टू डायमेंशन में भी सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर जो मोशन है उसकी बात करेंगे, देखो। ठीक है। सर्कुलर मोशन की बात करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन में भी। ठीक है। इसमें भी मैं हम्म, ये लो। सर्कुलर मोशन। ठीक है। दोनों हो गए, हिंदी हो गया और इंग्लिश भी हो गया। दोनों ही चीज़ें आ गई तुम्हारे सामने। तो देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं इसके बारे में। इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है कि इसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या कुछ होगा। वापस निकाल लेंगे वो। ठीक है। देखो, प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, मोशन इन टू डायमेंशन, यानी कि द्विविमीय जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है।
जो 2 डायमेंशनल मोशन होती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 2 टाइप की होती है। पहला तो होता है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, क्या होता है? हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है अपन प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। और सेकंड वाला जो होता है वो आपका होता है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, जिसे अपन क्या कहते हैं? वृत्तीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति भी कहते हैं। अभी अपन इसकी बात करेंगे, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो फिजिक्स में क्या होता है कि जो आपने चीजें 1D के अंदर पढ़ी थी, मोशन इन 1 डायमेंशन, वही सारी की सारी जो चीजें हैं वो लगभग सर्कुलर मोशन में भी आती है, वृत्तीय गति में भी आती है, ठीक है, वृत्तीय गति में भी आती हैं। जैसे आपने एक्सेलरेशन पढ़ा था, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया जाता है, विस्थापन कैसे दिया जाता है वो बताता हूँ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, इस प्लेस पे आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, इस प्लेस पर आ चुका है। मान लेते हैं 30 डिग्री जो है यहाँ से एंगल आया, ठीक है, 30 डिग्री अगर एंगल की टर्म्स में देखें सेंटर से तो ये 30 डिग्री है। और ये जो डिस्टेंस है इसने मान लेते हैं ds कवर करी है, और इस 30 डिग्री को भी मैं थीटा से बता देता हूँ, थीटा, ये रेडियस है इसकी। तो देखो ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो थीटा है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कहते हैं कोणीय विस्थापन। ये जो विस्थापन है इसको लीनियर कहा जाता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेखीय विस्थापन, ठीक है। तो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि एंगल की टर्म में होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, जिसे हिंदी में कहा जाता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये तो होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें अगर अपन चेंज कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर चेंज आ जाए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी थीटा बाय डी टी, तो उसे कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम ओमेगा से बताते हैं, उसे कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय वेग, कोणीय वेग कहा जाता है, ठीक है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाए, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे अपन कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। हिंदी में अगर कहा जाए तो क्या बोलते हैं, कोणीय, हाँ कोणीय त्वरण कहा जाता है। ये जो ओमेगा होता है इसका रिलेशन, ओमेगा का जो रिलेशन होता है वी से, वी यानी कि क्या होता है? वेलोसिटी। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? आप ये बात बिल्कुल क्लियर रखें, जो फिजिक्स है दो मोशन के अंदर हम एक साथ पढ़ रहे हैं अभी। कल हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, उसमें हमने एक्सेलरेशन को पढ़ा, वेलोसिटी को पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। अब हम फिजिक्स को सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी भी पढ़ रहे हैं, और साथ के साथ क्या पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखना चाहूँ, जैसे ये लीनियर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को थीटा से बताते हैं, विस्थापन को यहाँ पर बताते हैं एक्स से या फिर एस से, ठीक है, या तो एक्स से बताएंगे या फिर एस से बताएंगे। यहाँ पर वेलोसिटी को बताया जाता है ओमेगा से, जो कि होती है डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पर वी से बताया जाता है जो कि होता है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन को बताया जाता है डी ओमेगा बाई डी टी से, यहाँ पर बताया जाता है डी वी बाई। क्लियर है कंसेप्ट? ये मीटर में दिया जाता है, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ये भी तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है।
ये इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, ये आपकी होती है रेडियन। क्या होती है? एंगल को रेडियन में बताया जाता है। इसकी यूनिट जो होती है रेडियन पर, और इसकी क्या होती है? रेडियन पर। ठीक है। इसके अलावा देखना तुम, जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होती है और लीनियर वेलोसिटी, उनमें रिलेशन होता है। बताओ। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है। अल्फा और ए में रिलेशन होता है, ए बराबर अल्फा आर। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए मेरे बच्चों। आ गया समझ में? ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ चुकी है तो आप इसे देखो इधर, अभी देखेंगे उसे, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। एक बार इस डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो एक बार। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है? हाँ, लास्ट में देखो एक बात लिखी हुई है, सर्कुलर मोशन भी दो टाइप की होती है। लास्ट में देखो। अब आप मुझे बताओ, बताओ। तुम्हें अच्छे से बताया था मैंने, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है अच्छे से। देखो, इन दोनों की बात करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म को हिंदी में कहा जाता है एक समान, एक समान वृत्तीय गति, और इसे कहा जाता है असमान वृत्तीय गति। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। ठीक है। अब देखो, दोनों के अंदर चेंज क्या आता है कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी होगी और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी होगी। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन होती है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा होता है? मोशन कर रहा होता है। समझ रहे हो? उसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है। जैसे आप स्पीड कह लो, वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, वेलोसिटी भी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका, उससे आपको पता चल जाएगा। आपने क्या करा कि कोई स्टोन है, पत्थर है, उसको बांध के घुमा रहे हो लगातार, या फिर अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व हो रही है। अब अर्थ की स्पीड तो सेम ही रहती है, सेम है ना? तो कहने का मतलब ये है कि उस दौरान स्पीड जो है वो सेम है। अब मैं बात करता हूँ आपसे ऐसे केस की जहाँ पर ये चेंज हो जाता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। आपने कोई स्टोन लिया, स्टोन को बांध के आप वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से वर्टिकल सर्कल के अंदर। तो जब आप वर्टिकल सर्कल में किसी भी चीज़ को रोटेट करवा रहे होते हो, ठीक है, वर्टिकल सर्कल में किसी भी चीज़ को रोटेट करवा रहे होते हो, तो आपको पता है कि इस प्लेस पर वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ, ए पॉइंट पे ज़्यादा होगी कि बी पॉइंट पे? बताओ बच्चे, क्यों होगी? बच्चे अभी ऐसे घुमा रहे, अब तुम तो कैसे घुमा सकते हो? हाँ, क्यों होगा तो? वेरी गुड, वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। हाँ, तुमने भी यही बोला है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आप अर्थ के जितने पास आएंगे वहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उतना ही ज़्यादा लगेगा। आप अर्थ के जितने पास आएंगे आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो एक तो आप यहाँ पर है, इस प्लेस पर है, और एक आप इस प्लेस पर है। तो ग्रेविटेशनल अगर फोर्स देखा जाए तो इस प्लेस पे ज़्यादा है ना?
भाई इस प्लेस पे ही तो ज़्यादा होगा। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा लगेगा, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, यानी कि असमान वृत्तीय गति का। ठीक है, तो पहले तो आप लिखो इसके अंदर, कॉपी के अंदर जो लिखना चाहते हैं, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन जो लिखना चाहते हैं सिर्फ वो, बाकी जिनके पास लिखा हुआ है वो तो ठीक है। और टू डायमेंशनल मोशन में आप लिखें सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन लिखें। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, बहुत बेसिक चीज़ है, अभी अपन शॉर्ट में चल रहे हैं। सर्कुलर मोशन में लिखें देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद आप लिखें, इसके बाद लिखें इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बस इतना सा लिखना था अपने को, और कुछ नहीं है। देखो अब आगे इसको डिस्कस करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको बताया, ये होता है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका जो फॉर्मूला है इस तरीके से बताया जा सकता है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, हेडिंग डालो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ इतना सा लिखना, इतना सा लिखना, ये तो छोटा सा डायग्राम बना लो, बस एक बार ही बनाना पड़ेगा इसको, ये लिखना, और थीटा इज इक्वल टू लिखना, ऐसे लिख लो इसको, और थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये 2 पॉइंट लिख लो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, क्योंकि आपको ये तो पता है, हाँ हाँ ये तो पता ही है कि होता क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना कोई, हाँ थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अपना, थीटा के प्लेस पे अल्फा, हाँ वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो नोटेशन है। एल क्यों, आप पी लिख लो। ठीक है, वो नोटेशन, वो कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो स्टैंडर्ड नोटेशन लेके चल रहे हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने क्या बोला, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को अगर स्टैंडर्ड नोटेशन देखें तो एक्स या किससे बताते, एस से बताते। ठीक है, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं लिखना ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, डायमेंशन t-1 है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो तुम। यूनिट लिख लेना सिर्फ रेडियन पर सेकेंड, यूनिट लिख लेना रेडियन पर सेकेंड। देखो एक एडिशनल बात और इसने बता रखी है, एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर होता है, ये तो सबको पता है वेक्टर होता है, लेकिन एक्सियल वेक्टर, तो यहाँ पे जो अक्षीय सदिश या एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जिनकी डायरेक्शन एक्सिस के रेस्पेक्ट में दी जाती है, जिनकी डायरेक्शन एक्सिस के रेस्पेक्ट में दी जाती है उन्हें कहते हैं अपन एक्सियल वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय सदिश कहा जाता है, हाँ किसने कहा, ऐसा नहीं होता। v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखो, पहले रिलेशन लिखो, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, देखो अभी अपन थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि जो आपकी यूनिफॉर्म
मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें क्या वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। देखो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जबकि सेकंड वाले में चेंज होती रहती है, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। अच्छा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कभी कभार क्या होता है, ओमेगा जो है इस तरीके से भी दे दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन से दिया जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ठीक है। इसमें लिखना इंग्लिश में, इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट covers if an object covers if an object covers n n n rpm n rpm n rpm, rpm का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, n rpm then angular velocity can be written as then angular velocity can be written as। तो मेरे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दी जा सकती है, समझ रहे हो हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दी जा सकती है। छोटे बच्चे तुम बताओ, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है एन, इसे फ्रीक्वेंसी तो कहते हैं, आवर्ती कहते हैं, इसकी जगह पे और क्या लिखा जा सकता है, 1/t। याद रखना इसकी जगह अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी तो मैंने डेफिनेशन की बात करी है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, मान लेते हैं 1 मिनट में उसने 4 चक्कर लगाए, ठीक है। मैंने पूछा तुमसे एंगुलर वेलोसिटी बताओ, आपने कहा सर ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, आप कह रहे हो 4 लगा रहा है, तो यहाँ पे 4 लिखा आपने, तो कितने हो गए 8 पाई, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई, है कि नहीं। अच्छा, ओमेगा एक जगह, हाँ मैंने आरपीएम का है, आरपीएम के अंदर ही लिख दो, ठीक है। चलो इसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर किसकी, ओमेगा की, जिसे अपन एंगुलर वेलोसिटी कह रहे थे। एंगुलर एक्सेलरेशन, हेडिंग डालो एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसके अंदर अपन कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक फार्मूला लिखना है कि जो अल्फा होता है, ये वाला नहीं लिखना, ये मैं बता चुका हूँ आपको, अल्फा इज इक्वल टू ये पार्ट आपको लिखना है यहाँ पे। यूनिट होती है रेडियन, ये रेडियन यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। रिलेशन होता है ए और अल्फा के बीच में, ए और अल्फा के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है, जिसकी बात हमने करी है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट। ओमेगा जब कांस्टेंट होता है तो अल्फा क्या होता है, भाई बेसिक सी चीज़ है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होती है उसके अंदर जो आपका अल्फा होता है वो क्या होता है, ज़ीरो, और जो नॉन यूनिफॉर्म होती है उसके अंदर अल्फा ज़ीरो नहीं होता, उसमें चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। अब देखो ये जो आगे वाला जो टॉपिक है, इसको बताने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा, ठीक है। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा होता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा होता है, ठीक है, देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा होता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि 2 टाइप के एक्सेलरेशन वर्क करते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के एक्सेलरेशन। जबकि अगर अपन लीनियर मोशन की बात करते हैं, लीनियर मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन एक ही लगता है, जिसे अपन लीनियर एक्सेलरेशन या हिंदी में कहते हैं रेखीय त्वरण, ठीक है, रेखीय त्वरण कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पे तो 2 एक्सेलरेशन वहाँ पर वर्क करते हैं। उन 2 एक्सेलरेशन की बारे में अगर अपन बात करें तो एक तो सेंटर की तरफ करता है, क्या कहा जाता है, सेंटर की तरफ, इसके नाम 2 हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है,
ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको, हाँ, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, ठीक है। अभिकेंद्रीय जो है वो त्वरण कहा जाता है, सेंटर की तरफ काम करता है, या रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यानी कि आपका त्रिज्य त्वरण भी कहा जाता है। दूसरा जो एक्सेलरेशन जो होता है, सेकंड एक्सेलरेशन है, वो काम करता है कहाँ? किसने कहा? दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, सेकंड वाला एक्सेलरेशन कौन सा काम करेगा? हाँ भाई सोनलाल, पढ़ के ही बता दो। अरे लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, मुझे दिख रहा है। हाँ, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। चलो, सेकंड जो एक्सेलरेशन है वो आपका काम करता है यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या काम करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्पर्श रेखीय त्वरण। ये है, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसे अपन रेडियल एक्सेलरेशन भी कह देते हैं। और दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्पर्श रेखीय त्वरण। कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया है कि जब आप किसी स्टोन को, पत्थर को किसी डोरी यानी कि स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे होते हैं, और जब आप उसे छोड़ देते हैं तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्यों जाती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्यों जाती है? उसका रीज़न ये वाला एक्सेलरेशन होता है, ये वाला एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो लीनियर डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा है। किसमें? है ना, लीनियर डायरेक्शन जो है, लीनियर पाथ पे लेके जाना चाह रहा है, कहने का मतलब, यानी कि रेखीय पथ पे लेके जाना चाह रहा है। और आपको पता है, अगर बात लीनियर एक्सेलरेशन की होती है तो हम उसे dv बाय क्या लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है dv बाय dt। इसका मतलब तो आपको एक बात और पता चली कि इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आती है, बिल्कुल आती है। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं आती तो जब आप स्टोन को छोड़ोगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाना नहीं चाहिए, वो तो गोल गोल घूमना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर आर के। किसके होता है? याद रखना, ये ओमेगा स्क्वायर आर के, क्योंकि किसकी वजह से आ रहा है? ये सर्कुलर मोशन की वजह से आ रहा है। ये ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। और आप सभी को पता है v इज इक्वस टू क्या होता है? ओमेगा आर या आर ओमेगा। तो आप ओमेगा इज इक्वस टू वी अपॉन क्या लिख सकते हैं? आर। और जब आप v लिख देंगे वहाँ पे v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, स्क्वायर, ऐसे कुछ हो जाएगा, और ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसे v स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं? आर भी लिख सकते हैं। मतलब हमने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, है कि नहीं? और आप ये बात और जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से कि अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो फिर वहाँ पर क्या आएगा? फोर्स आएगा, क्योंकि F इज इक्वस टू क्या होता है? होता है कि नहीं होता? सभी को पता है अच्छे से। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर जो है एक फोर्स आता है जो सेंटर की तरफ लग रहा होता है, जो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से आता है, जिसको अपन ma से लिखते हैं। और a की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर AR या AC लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो लिख सकते हो आप। और जब आप इसकी वैल्यू लिखोगे तो ये होता है m ओमेगा स्क्वायर r। इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे आता है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जितने भी जो फोर्सेस होते हैं वो लगते हैं पेयर्स में। किस में लगते हैं? हाँ, कोई भी फोर्स है, जैसे अभी मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, ऐसे मैं यूँ खड़ा हूँ तो मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसको एक फोर्स अपोज कर रहा है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो जितने भी फोर्स हैं वो पेयर्स में लगते हैं। तो न्यूटन ने कुछ ऐसे फोर्स कंसीडर किए जो इन फोर्सेस को बैलेंस कर पाए। तो उसने ये कहा जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, लेकिन जो फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है m ओमेगा स्क्वायर r, बट डायरेक्शन क्या होती है?
अपोजिट, और उसको क्या नाम दिया? सेंट्री, हाँ उसे सेंट्रीफ्यूगल नाम दिया गया, जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है हिंदी में। जिसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है। हाँ हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ पूछो पूछो। हम्म। हाँ हाँ ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इधर आओ तो, इधर आओ। कोई बात नहीं। अब कोई भी ऐसे भाई डाउट आ जाएगा तो पूछेगा ही ना। और क्या, तुम्हें आता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे आता है। चलो। हम्म। चलो अब मैं बताता हूँ तुम्हें। वैसे तो मैं बताने वाला था आगे। ठीक है। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि अभी हम आगे जितने भी केस पढ़ेंगे, और हो सकता है आपने टीचर से पूछा भी नहीं होगा कि डायग्राम इधर देखो, इसमें बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, आपने ये बात कभी पूछी नहीं होगी टीचर से कि सर ये जो माना कि आप बताते तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एम ओमेगा स्क्वायर आर है और एम वी स्क्वायर आर है, उसको आप बताते तो अंदर हो, लेकिन आप डायरेक्शन ऐसे क्यों लिखते हो? और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर भी देखो। ठीक है। अगर अपन इसको डिस्कस करें, हिंदी में आगे गए। ठीक है। हाँ, है तो वही। अगर अपन इसको डिस्कस करें, देखो यहाँ पर भी देखो, एम ओमेगा स्क्वायर को कहाँ बताया? बाहर की तरफ बता रखा है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे, अगर आप इसको रीड करोगे तो क्या लिखा हुआ है? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल कहाँ लगना चाहिए? इनसाइड लगना चाहिए ना। तो ये बाहर की तरफ क्यों लगाता है? ये बाहर की तरफ क्यों लगाता है? अभी तो मैंने आपको डायग्राम बढ़िया सा ऐसे बना के बताया और कहा ये अंदर की तरफ लगता है, और ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है बच्चा कि सर ये जो चीज़ है ऐसा क्यों किया जाता है कि नहीं? जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगा रही है। तो इस केस में हो क्या रहा है, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो तो चलो मान लेते हैं, वो किससे प्रोवाइड होता है? ग्रेविटेशन से। किससे? ग्रेविटेशन से। अब ये बाहर का जो फोर्स होता है वो कैसे? तो इस बात को प्रूव करने के लिए अभी मैंने आपको न्यूटन का सेकंड लॉ बताया। न्यूटन ने ऐसे कहा था कि जो भी फोर्सेस होते हैं ना, वो सारे क्या पेयर्स में लगते हैं। तो जब आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, भाई ये सबसे पहले उसी ने तो ऑब्जर्व किया, चलो अंदर का फोर्स तो अपने को पता चल गया। ठीक है। अब बाहर की तरफ फोर्स कैसे लगेगा? तो तभी तो उसने सेकंड लॉ, सॉरी थर्ड लॉ दिया कि भाई जितने भी जो फोर्स लगते हैं वो पेयर्स में लगते हैं। आप ये मत सोचो कि जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया ऐसे, तो अब ये सिंगल फोर्स है। आप सोचेंगे सर सेकंड फोर्स कहाँ से आ रहा है? ठीक है। उसने इसका नाम दे दिया रिएक्शन फोर्स। उसने नाम दे दिया इसका क्या? कई जगह उसने इसको टेंशन का, है ना, कई जगह टेंशन कह दिया, कई जगह क्या कह दिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो असल में होता क्या है कि ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, ये होता आपका कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। कौन सा होता है? बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफिशियली तो उसने कुछ बताया नहीं था, उसने तो कंसीडर किया था। और कहाँ से कंसीडर किया था? सेंट्रीपिटल फोर्स से। इसीलिए हम इसकी जगह यही नाम लिख देते हैं, लिख देते हैं कि हाँ भाई चलो चल गया। अब मेरी बात समझो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको ये बात पता चली है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, जितनी भी जो ये सर्कुलर मोशन मैंने बताई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन की वजह से आना चाहिए। किसी न किसी कंडीशन की वजह से आना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ किस कंडीशन में किस वजह से आता है। सबसे पहले हम स्टोन की बात कर रहे थे, स्टोन को बांध के घुमा रहे हैं। ठीक है। तो अंदर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है वो टेंशन की वजह से आता है। किसकी वजह से? हाँ, जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन आ रहा है उसकी वजह से। सेकंड नंबर पे यानी कि तनाव बल की वजह से। दूसरे नंबर पे ये जो कार है आपको दिखाई दे रही है, ये कर्व्ड पाथ के ऊपर, कर्व्ड पाथ के ऊपर घूम रही है। एक पाथ है कर्व्ड, उसके ऊपर ये घूम रही है। तो यहाँ पर देखो,
इसके जो टायर्स हैं, इसके जो टायर्स हैं और जो आपकी सरफेस है, सड़क है, उसके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जो फ्रिक्शन है वो म्यू एम जी है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये होता है F बराबर म्यू आर, और R जो होता है ना, R एम जी होता है। R जो होता है उसकी वैल्यू होती है एम जी, ठीक है। हाँ, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये जो म्यू एम जी है, म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपको क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपसे पूछा जाएगा, अर्थ सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, तो वहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, अब केंद्रीय बल तो उसने कंडीशन डाल दी ना न्यूटन ने, न्यूटन को भी समझ में नहीं आया कि भाई लग क्यों रहा है, तो उसने एक कंडीशन डाल दी। उसने ये कह दिया कि भाई कोई भी फोर्स अकेला नहीं लग सकता, कोई भी फोर्स, हाँ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी। जैसे आपने कह दिया अगर सर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है ना, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से लग गया है। अब इसके बाद आता है कौन सा लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब आप ये सोचते रहोगे कि सर बाहर तो मेरे को कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, पता भी नहीं चल रहा है। अरे बाहर की तरफ कुछ नहीं लग रहा बच्चे, बाहर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से लग रहा है। हाँ, जो ये आपका है ये तो इनसाइड ही लग रहा है। यहाँ पर जो एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वो कौन दे रहा है, यही तो दे रहा है हमें। लेकिन जब अपन इसकी बात करते हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग जाता है, क्योंकि न्यूटन ने कहा है, ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब आपका यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका रिएक्शन तो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, होगा कि नहीं होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ इस बात को जस्टिफाई करता है, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई इसकी। तो यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, देखो सामने जो है एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करे, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको बांध के घुमा रहे हैं, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा, टेंशन, टेंशन। व्हीकल टर्न ले रहा है, वहाँ पर किसकी वजह से आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, है ना। व्हीकल ऑन स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर पर कोई व्हीकल है, ठीक है, तो वहाँ पर जो उसका वेट होगा उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ठीक है। अर्थ रिवॉल्यूशन कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस में, तो वहाँ पर जो अंदर फोर्स लग रहा होता है कूलॉम फोर्स, आपको पता होगा कूलॉम फोर्स लगता है, उसकी वजह से कौन आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी वजह से क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आने का कोई कॉज है, कोई कारण है, ऐसे नहीं कि सीधा आ गया। समझ रहे हो ना इस बात को। जैसे मैं कहूँ कि भाई अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, तो हमें वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। अब मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स मिल क्यों रहा है, आप क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से मिल रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से। किसकी वजह से, कोई कर्व्ड पाथ है, उस पे जो कार है, उस पे कार जो है वो घूम रही है, तो वहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। अब मैं पूछूं किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से आया कि नहीं आया, फ्रिक्शन की वजह से। ये ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, फ्रिक्शन की वजह से मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर कर्व्ड पाथ जो होता है या फिर स्ट्रेट होता है, कोई भी है, उसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ टर्न कर रही है, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप उसको टर्न करवा रहे हो, तो आपने देखा होगा अगर आप ज़्यादा स्पीड में टर्न करवाते हो तो उसके जो टायर होते हैं वो उठ जाते हैं, या कहने का मतलब स्किड हो जाती है गाड़ी, है। तो ऐसी कंडीशन ना आए, गाड़ी स्किड ना हो, इसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा पहले। तो हम इस सरफेस पे कैसे चल पा रहे, क्या रीज़न है इसका, ना, गलत, फ्रिक्शन क्या है,
फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं हो यहाँ पर तो दिक्कत होगी। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन ग्रिप बनाने के काम आता है। और जो टायर होते हैं, टायर अगर आप टर्न ले रहे हैं तो सड़क पर ग्रिप बना के रखेंगे, रोड जो है रोड पे क्या बना के रखेंगे, ग्रिप। जहां उनकी ग्रिप कम हुई, ग्रिप नहीं बनी, यानी कि उनके बीच में फ्रिक्शन जो है थोड़ा बहुत कम हुआ, तो वहां पर वो एकदम से उड़ जाते हैं। समझ पाते हो ना इस बात को, अच्छे से समझ पाते हो? भाई आइस स्केटिंग जो है ना, आइस स्केटिंग में भी आप एक चीज देखना, जो नीचे लगाया जाता है स्केट करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता वो। हाँ बिल्कुल फ्लैट नहीं होता वो। ऐसे क्यों बनाया गया? आप ऐसे कहते हैं सर बिल्कुल ऐसे फ्लैट बनाओ, वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होएगा। वो इस तरीके का जो शेप बनाया जाता है वो इसीलिए तो बनाया जाता है कि वो आइस के अंदर क्या करें, फ्रिक्शन जनरेट करें, ठीक है, मिनिमम फ्रिक्शन जनरेट करें, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है, अगर आपको सेफ टर्न लेना है, अगर आपको सेफ टर्न लेना है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा, ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन आप अच्छे से समझ लो, सारे के सारे जो है चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। छोटे मोटे कोई फॉर्मूले भी आपसे पूछे जाएंगे, आसानी से पता चल जाएगा। तो देखो, स्कीडिंग ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड, ये लेवल रोड है। लेवल रोड और बैंकिंग रोड में क्या फ़र्क होता है? आपने हाईवेज देखे होंगे, हाईवेज देखे होंगे, जो हाईवेज होते हैं वो कुछ लेवल पर उठा दिए जाते हैं, हाईवे जो होते हैं वो कुछ लेवल पर उठा दिए जाते हैं, उन्हें बैंकिंग रोड कहा जाता है, ठीक है, बैंकिंग रोड कहा जाता है। वो कंसेप्ट अलग से देखेंगे। अभी रोड पता है कैसी है? अभी रोड बिल्कुल सिंपल है, उसको उठाया नहीं गया है, तो इसीलिए, हाँ तो इसीलिए इसने लिखा है स्कीडिंग ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड। तो लेवल रोड का अगर कोई भी केस हो, और इसका ही क्यों, आप एग्जांपल ले लो, जो सर्कुलर वो आते हैं ना, झूले वगैरह आते हैं रोटेट करने वाले, हाँ हाँ वही, तो उस पर रोटेट वगैरह करते हैं, बच्चे खेलते हैं, है ना, तो उस पर भी यही लगेगा। अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा किससे, सेंट्रीपिटल। वो आप कहेंगे सर सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हो, बाहर तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। मैं बार बार सेंट्रीपिटल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल किससे मिलता है अपने को, हाँ सेंट्रीफ्यूगल मिलता है सेंट्रीपिटल से, है ना, तो इसलिए ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, तभी वो कंडीशन होगी उसके अंदर आपकी जो कार है, बाइक है, जो भी है, वो सेफली टर्न कर पाएगी, ठीक है, सेफ जो है वो टर्न कर पाएगी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना डीप में तो जाएंगे नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टू अवॉइड स्कीडिंग, ठीक है, व्हाट इज द सेफ कंडीशन। तो कुछ नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, या फिर आप इसको mv स्क्वायर अपॉन r से भी बता सकते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एम जी, म्यू एम जी लिखा सीधा, और आपकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, तो v सेफ इज इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल म्यू एम जी, सॉरी म्यू आर जी, एम से एम तो कैंसिल आउट हो गया, म्यू आर जी, और रूट के अंदर ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे अगर मैं कोई छोटा मोटा आपको न्यूमेरिकल दे दूं, मतलब इस वैल्यू से कम आनी चाहिए वेलोसिटी, तब तो आप सेफ मूव कर जाओगे, नहीं तो स्कीडिंग होगी कार की। जैसे मैं यहाँ पे कोई छोटा मोटा एग्जांपल भी दूं आपको, मैंने कहा कि कोई कर्व्ड पाथ है, उसकी जो रेडियस है 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर। जी को एक बार 10 ले लेना, थोड़ा सिंपल कर देते हैं, म्यू को 1 ले लो, वैसे म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक है। तब मैंने आपसे पूछा भाई वेलोसिटी बताओ, सेफ वेलोसिटी, ताकि स्कीडिंग ना हो, तो सीधा सा रूट में क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, है ना, मीटर पर सेकंड। तो ये जो है ये आपकी वेलोसिटी होती है। इंपॉर्टेंट बात ये, क्वेश्चन क्या बन सकता है अपने एनडीए में, आपसे पूछा जाएगा कि कोई कार है या फिर कोई भी व्हीकल है, वो लेवल रोड पे स्कीडिंग ना करे, उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, बस ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। तो ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रोटेटिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, जो आपका झूला होता है रोटेटिंग, उसकी बात कर रहा था, ठीक है।
कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है वो, ठीक है, इस तरीके का पोल लगा हुआ होता है उसके अंदर, ठीक है, और बच्चे जो है इस तरीके से घूमते रहते हैं, है कि नहीं, ऐसा ही होता है कुछ। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कंडीशन तो वही है ना, लेवल है, बैंकिंग नहीं है इसके अंदर, रोड की बैंकिंग कर ही नहीं रहे, रोड को उठा नहीं रहे, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लगेगी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। क्लियर है? बहुत ही क्लियर कट कंसेप्ट है। अच्छा, साइक्लिस्ट को देखा होगा आपने, या फिर मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, मोटो जीपी वगैरह देखी होगी, वो जब टर्न आता है तो अपने आप को बेंड करते हैं, लीन हो जाते हैं एकदम, है, बहुत बार देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न देखते हैं, साइक्लिस्ट जो है वो बेंड क्यों करते हैं अपने आप को, ठीक है। एक्चुअल में साइक्लिस्ट जो होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से कुछ फोर्स लग रहे होते हैं। एक तो W बराबर mg, ये सब पे लगता है, ये तुम पे भी लग रहा है, W बराबर mg लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, क्या लग रहा है, W बराबर mg, वेट ही तो होता है, वेट ही तो है, रिएक्शन फोर्स सब पे लग रहा है कि नहीं। तो W बराबर mg ये लग रहा है रिएक्शन फोर्स आपका ऊपर की तरफ। बट बाइक या मोटरसाइकिल कुछ ऐसे होती है, और रिएक्शन फोर्स की कंडीशन ये है कि जो आपका प्लेन जिस भी एंगल पर होगा उसी पर रिएक्शन फोर्स लगता है। जैसे मैं एकदम यहाँ पर नॉर्मल खड़ा हूँ इसके, ठीक है, तो मेरे पे रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, जस्ट जो है 90 डिग्री पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइकिल इस तरीके से, तो रिएक्शन फोर्स टायर और जो आपकी रोड है इसकी सरफेस के बीच में ऐसा लगेगा, जो कि लग रहा है। जैसे अभी यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अपन ने रख दिया, ये फ़ोन है, फ़ोन रख दिया, तो इस पर रिएक्शन फोर्स ऐसे स्ट्रेट नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, है ना। तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। बाकी आपको पता है कि mv²r इस साइड बनाएंगे, और बाहर क्यों बनाते हैं इसका रीज़न मैंने बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, है ना। होता सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, लेकिन हम बनाते बाहर है, ठीक है। तो जब ये r इस तरीके से लगता है, ठीक है, इस तरीके से लगता है यहाँ पे ये r, देखो यहाँ पर ये r लग रहा है, तो एक्चुअल में जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा होता है थीटा। और ये भी बात आपको पता है फिजिक्स के अंदर कि जब भी कोई फोर्स इस तरीके से दिया जाए तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एंगल के पास वाला होता है कॉस थीटा, और सेकंड क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है, साइन थीटा। और अगर बैलेंसिंग कंडीशन देखी जाए तो r साइन थीटा किससे बैलेंस होगा, और r cos थीटा किससे बैलेंस होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इससे बैलेंस हो रहा है, ये इससे बैलेंस हो रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से, तो साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg आ जाएगा। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ है वो समझते हैं। अगर कोई भी साइक्लिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट है, वो किसी भी रोड के ऊपर बैंड हो रहा है, ठीक है, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए ये आपको पता चला है। अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि जो थीटा है, थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आपको ये जो रेडियस है वो क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। अगर आपको थीटा जो है वो ज़्यादा रखना है तो रेडियस जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है, अगर आपकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, तो आपको थीटा की वैल्यू भी क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आप जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहे हैं उतनी ही आपको थीटा की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो, कहाँ से, स्ट्रेट पोजीशन से, इस पोजीशन से आपको बढ़ानी पड़ेगी थीटा की वैल्यू, है कि नहीं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लिखा हुआ भी है, द एंगल थ्रू विच साइक्लिस्ट शुड बेंड विल बी ग्रेटर, बड़ा होगा। कब वो बड़ा होगा, जब रेडियस जो है कर्व की स्मॉल हो, ठीक है। छोटा कर्व आपने बनाया है, रेडियस उसकी स्मॉल है, तो आपको थीटा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। या कर्व शार्प है तो आपको थीटा ज़्यादा रखना पड़ेगा। और वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है, अगर वो ज़्यादा है तो भी आपको थीटा क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, ये बन सकता है कि कोई कर्व्ड पाथ है, उस पर साइक्लिस्ट बैंड कर रहा है या मोटरसाइकिलिस्ट बैंड कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, ठीक है। वो किस तरीके से थीटा पे डिपेंड करेगी। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है,
बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, एक लास्ट और देख लेते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है, इसके अंदर वैल्यूज जो होती हैं सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही है, कोई चेंज नहीं आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यानी कि जैसे कोई हाईवे आप बना रहे हो, उस पर आपको एंगल ज़्यादा रखना है, मतलब स्पीड ज़्यादा रखनी है, सॉरी, आपको स्पीड ज़्यादा रखनी है। जैसे एक हाईवे बना रहे हो, आप चाहते हो 100 की स्पीड में कार्स जो हैं आसानी से टर्न कर जाए, तो आपको एंगल क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा, ग्रेटर, ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर द एंगल, दोनों चीज़ें ग्रेटर, मतलब ग्रेटर रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप रेडियस को कम रख रहे हो, कर्व की रेडियस को क्या रख रहे हो, कम, तो भी फिर आपको एंगल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही रीज़न होता है जितने भी जो हाईवेज होते हैं उनको किनारों से उठा दिया जाता है। और क्यों उठाया जाता है उसका रीज़न भी बता देता हूँ, ठीक है, उठाया क्यों जाता है। इनको उठाने से क्या होता है, ये जो आपका कंपोनेंट होता है ना आर साइन थीटा, ये बैलेंस हो जाता है। अगर आप इनको नहीं उठाओगे ना, तो फिर गाड़ी क्या स्कीड करेगी आपकी, ठीक है, गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगी। ये वाला जो कंपोनेंट है वो इससे बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा, ये जो फोर्स है ये ज़्यादा हो जाएगा, और उस फोर्स की वजह से गाड़ी जो है बाहर की तरफ निकल जाएगी। आया कि नहीं आया। तो मेरे बच्चों ये थोड़ा सर्कुलर मोशन था, बाकी कल अपन इसके बारे में देखेंगे। अगर कार जो है ओवर ब्रिज के ऊपर जाती है तो क्या रिएक्शन होता है ना, कल डिस्कस करेंगे इसको। रुको एक बार।